अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4B, इसमें से कुछ डेफिनेशन रह गई थी, तो मैंने कहा वो मैं आपको करा दूं। एक आध दिन से जो है मैं सोच रहा था, मैंने कहा करा लें, थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी तो मैंने दरमियान में एक आध दिन का वक्फा लिया। ले जी, सबसे पहले जो है एकोमुलेटेड प्रॉफिट। बेसिकली एकोमुलेटेड प्रॉफिट को हम मिला के पढ़ते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो पहले एकोमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ते हैं। एकोमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो कहता है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो बेसिकली ये डिविडेंड की पेमेंट के लिए वो होता है। तो अकोमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स है एनी रिजर्व मेड अप फ्रॉम एनी अलाउंस, डिडक्शन, एग्जम्पशन, इनकम। तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है हम उसको यूजुअली रिजर्व में शामिल कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना, प्रॉफिट में से पैसे निकाल के कुछ रिटेन अर्निंग, कुछ रिजर्व और इधर रख लेते हैं, वो अकोमुलेटेड प्रॉफिट होगा। फिर जनाब, ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम, ठीक है। और अगर कोई ट्रस्ट है तो उसके गेन्स अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस दिन वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं, जितने भी प्रॉफिट या अगर ट्रस्ट है तो उसके गेन है, तो जो है वो भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट में आएगा। ओके, ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम, और कौन से, अगर ट्रस्ट है तो उसके गेन जो है अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। आपको पता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो फिर भी प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो उसके शेयर होल्डर वगैरह होते हैं उनमें। तो अब तीन बातें हो गई, कोई रिजर्व हो, कोई प्रॉफिट या इनकम हो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम तक, या अगर लिक्विडेट हो रही है कंपनी तो उसके टाइम पर, तो सारे क्या कहलाएंगे, अकुमुलेटेड प्रॉफिट। तो अकुमुलेटेड प्रॉफिट की हमें तीनों चीज़ें पता चल गई। लेकिन इसके साथ हम मिला के पढ़ते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड तक चलते हैं और डिविडेंड को पढ़ते हैं। और डिविडेंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिएगा। डिविडेंड उसने जो है कितने दफ़ा पूछा हुआ है, ये देखिए, मार्च 19, सितंबर 18, सितंबर 14, मार्च 14, और ये इस तरह से पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो नीचे हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, अब डिविडेंड जो है, अगर डिविडेंड की हम बात करें तो वो कहता है भाई अगर तो डिविडेंड यूजुअली कंपनी देती है कैश की सूरत में, वो भी डिविडेंड है। फिर अगर आप कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया लेकिन उसके बारे में डिबेंचर दे दिए हैं, और डिबेंचर के साथ या इंटरेस्ट हो या ना हो तो भी वो कहता है डिविडेंड है। और फिर अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है और एक तो शेयर वापस करते हैं, दूसरा प्रॉफिट में से उनको हिस्सा देते हैं, जो प्रॉफिट में से हिस्सा जाएगा वो भी डिविडेंड है। इसी तरह से वो कहता है कि अगर कोई कंपनी अपना जो कैपिटल है उसको कम कर रही है, तो जो शेयर होल्डर हैं, समझ लें पहले जो है 10 लाख शेयर थे कंपनी के और अब 5 लाख कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जिसके पास 100 शेयर हैं थे अब उसको 50 और बाकी 100 शेयर के पैसे वापस कर देंगे। उसके ऊपर कोई प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट में से देते हैं, तो वो भी डिविडेंड है। दो तीन और शर्तें हम एक एक करके पढ़ते हैं। डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड इंक्लूड्स एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट। अकोमुलेटेड प्रॉफिट ऊपर हम पढ़े हैं, ठीक है। टू इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को, वेदर कैपिटलाइज आर नॉट। कैपिटलाइज आर नॉट का मतलब ये है कि उसको रिजर्व में डाल दिया, कैपिटलाइज कर दिया, या अलहदा से प्रॉफिट पड़ा हुआ है, बस हो प्रॉफिट में से, अकोमुलेटेड प्रॉफिट में से, इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ एसेट इंक्लूडिंग मनी बाय द कंपनी। अगर जो है कंपनी दे रही है अकोमुलेटेड प्रॉफिट में से, अपने शेयर होल्डर को दे रही है, तो हम कहेंगे जनाब ये डिविडेंड है। बस होनी क्या चाहिए, कोई एसेट, कोई मनी, यूजुअली तो क्या देते हैं, पैसे। नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सच डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ एसेट मींस कंपनी विल इशू डिविडेंड जो है फ्रॉम प्रॉफिट बाय क्रेडिटिंग द बैंक अकाउंट। तो वो क्या करेंगे, जो है डिविडेंड पेएबल रखेंगे, फिर डिविडेंड पेएबल को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डिविडेंड से पहली बात है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में से पे करें शेयर होल्डर को, और जो है उसके बदले में कोई कैश या बैंक जैसे भी पे करें तो वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड। अब ओके, ये वाली बात हो गई। दूसरी सूरत है अगर कैश नहीं देता, बाज दफा क्या करते हैं, उनको डिबेंचर दे देते हैं। डिबेंचर क्या होता है, एक आपको पता है डिबेंचर का, कि जनाब जो है एक तरह के पेएबल होता है, डिबेंचर पेएबल। तो जब भी वो फिर कहेंगे वापस करेंगे तो कंपनी को पैसे दे देंगे। और ये डिबेंचर जो है इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है और इंटरेस्ट के बगैर हो सकता है। लेकिन जी दूसरी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं
कंपनी किसको, शेयर होल्डर को क्या कर रही है, डिबेंचर, वेदर विद प्रॉफिट और नॉट, इसके साथ इंटरेस्ट है या नहीं है। मतलब बाद में डिबेंचर दे देते हैं, 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी लेके आएगा उसको साथ में इंटरेस्ट भी देंगे। अप टू द एक्सटेंड ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज आर नॉट। वेदर कैपिटलाइज आर नॉट का मैं आपको बता चुका हूं कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाज दफा कैपिटलाइज करके किसी रिजर्व में डाल देते हैं या वैसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखते हैं उसमें से। तो कहने से मुराद यही है कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अगर जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे और बदले में कैश ना दे बल्कि क्या दे दे, डिबेंचर दे दे, तो भी हम कहेंगे भाईजान डिविडेंड दिया। ठीक है, नीचे बॉक्स में यही वाली बात लिखी हुई है। 2 तरह के हो गए, प्रॉफिट दे और बदले में कोई एसेट या कैश दे दे, प्रॉफिट दे और बदले में डिबेंचर दे दे, तो हम क्या कहेंगे, डिविडेंड दिया है। उसके बाद जनाब वो कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन। यूजुअली जो है कंपनी शेयर दे देती है, लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेट होने लगे तो फिर जनाब उनको क्या करते हैं, उनको जो जो उनका हिस्सा होता है वापस करते हैं। ठीक है, अप टू द एक्सटेंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज आर ना, वेदर कैपिटलाइज बार बार बता रहा हूं, वो आपको पता है। अप टू द एक्सटेंडेड, अब जनाब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो एक बंदे ने जो है वो 100 रुपए के 10 शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसके कितने हैं कंपनी में, 1000 रुपए। ये कंपनी 1000 रुपए देगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये तो उसके पैसे हैं। साथ में उसने कहा है भाई जिसका भी शेयर होगा उसको 13 रुपए का मिलेगा। ठीक है, यानी 10 रुपए वाला शेयर कितने में मिलेगा, 13 रुपए। तो 10 रुपए तो उसको कंपनी ने देने थे, वो तो कंपनी ने कैपिटल जब उससे लिए थे तो कंपनी ने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, वो तो कंपनी की जिम्मेदारी है, वो देने हैं कितने, 10 रुपए। लेकिन अब कंपनी क्या दे रही है, 13 रुपए। तो ऊपर वाले जो 3 रुपए हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो 3 रुपए हैं पर शेयर, और कितने शेयर हैं, 100, तो ये 300 रुपए किस में से दे रहे होंगे, प्रॉफिट में से। तो टोटल अब कितने मिलेंगे, यानी 100 शेयर हैं मल्टीप्लाइड बाई 13 रुपए, तो जो है ये 1300 मिलेंगे। उसमें से 1000 रुपया जो है वो कैपिटल का है, वो तो पहले देना था कंपनी ने। 300 रुपए जो इजाफी है वो अब क्या होगा, वो डिविडेंड होगा। इसको दोबारा से पढ़ें, यानी कंपनी ने देने थे 1000 रुपया कैपिटल की सूरत में, लेकिन अब कितने दे रही है, लिक्विडेशन पे, तो फिर वो कितने दे रही है जनाब, 300 रुपए इजाफी दे रही है, वो 300 रुपए डिविडेंड होगा। हम दोबारा से पढ़ते हैं, आ जाए जरा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन, कंपनी लिक्विडेट होती है, खत्म हो रही है, अप टू द एक्सटेंड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कितना दिया है, 300, और बाकी 1000 तो वैसे देना था। ओके, अच्छा, बाज दफा कंपनी जो होती है वो अपने शेयर को कम करती है, तो फिर उस सूरत में भी जो शेयर होल्डर होते हैं उनको पैसे देते हैं। अब असल में पैसे दें, यानी जो है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही, लेकिन वो कह रहे हैं भाईजान जिसके 1000 शेयर हैं अब आधे हो जाएंगे, उसको 500 शेयर के हम पैसे वापस कर देते हैं, 500 शेयर हमारे पास रहेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब वो 500 शेयर वापस कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये कितने हो गए, 5000। ठीक है, जो है 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, तो अब 5000 देने हैं, लेकिन उनको 1000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये 1000 रुपया भी क्या कहलाएगा, डिविडेंड। 5000 तो देने ही थे रिडक्शन के टाइम पे, लेकिन 1000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी अब 5000 की बजाय 6000 दे रहे हैं, तो ऊपर वाला 1000 क्या होगा, वो जो है वो चौके वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से देंगे, लिहाजा वो भी डिविडेंड है। ओके, अच्छा, जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी के लिए ये नहीं है, प्राइवेट कंपनी अगर अपने, ये अभी आई है, ये 2000 जो है पिछले से पिछले साल आई है, तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई अब अगर शेयर होल्डर के लिए कोई पेमेंट कर दे, यानी कंपनी ने, शेयर होल्डर ने इलाज कराया और या यूं समझ ले शेयर होल्डर ने गाड़ी ली, उसके बदले में पेमेंट कर दी कंपनी ने, तो ऐसे समझे कि भाई डिविडेंड दिया है, उसमें टैक्स काटो, टैक्स कितना होता है, 15%। ठीक है, या कंपनी से शेयर होल्डर ने कोई लोन लिया है, तो भी यही समझा जाएगा भाईजान आपने डिविडेंड लिया है, 15% टैक्स काट ले। ठीक है,
तो एनी पेमेंट बाय प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जो भी प्राइवेट कंपनी बनती है या ट्रस्ट बाय द वे ऑफ एडवांस और लोन टू शेयर होल्डर, वो भी डिविडेंड है। फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी तो वो भी डिविडेंड कहलाएगा, ठीक है। और द पेमेंट शुड बी फ्रॉम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, तो फिर उसका क्या करेंगे, समझ लें उसको 1000 रुपया दिया है तो 15% के हिसाब से कंपनी उसको डिविडेंड ट्रीट करेगी, तो 15% के हिसाब से वो 150 रुपया बनता है जी, इतना ही बनता है, तो टैक्स काट लेगी। हाँ, कल को ये बंदा पैसे कंपनी को वापस कर देगा तो उसको ये 150 रुपया टैक्स वापस हो जाएगा। कहने से मुराद ये जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं ना, ये बड़े बेशरम होते हैं, ये कंपनी से लोन लिए रखते हैं और यूज़ किए रखते हैं, जबकि अब उन्होंने कह दिया अगर आप कंपनी से लोन लेते हैं, कंपनी का कोई भी पैसा यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाईजान ये डिविडेंड है, ठीक है, उस पर टैक्स काटो। कल को अगर वापस कर देते हैं तो भाईजान हम आपको हम जो है उसको आपको टैक्स भी वापस कर देंगे, ठीक हो गया, ओके है, ठीक है। तो अब क्या है, कोई एक कंपनी है, कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी यहाँ पे क्या है, ठीक है, ब्रांच है, तो वो जो इधर से प्रॉफिट का हिस्सा बेचेगी, जैसे कोका कोला इंटरनेशनल की एक ब्रांच है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो यहाँ से जनाब प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट वो भेजने लगे हैं बाहर, तो हम कहेंगे भाईजान ये भी डिविडेंड है, ठीक है। तो रेमिटेंस टू द हेड ऑफिस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी इन पाकिस्तान में कोई कंपनी है, उसकी ब्रांच है, तो वो जो है बाहर अपने हेड ऑफिस में को पैसे भेजने लगी है प्रॉफिट में से, तो हम कहेंगे भैया ऐसे तो नहीं भेज सकते, ये तो आप उनको क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी हमें टैक्स दो। तो डिविडेंड को अगर मैं दोबारा से वो करूं तो डिविडेंड है कोई डिस्ट्रीब्यूशन करे कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को, जिसके बदले में पैसे दें तो डिविडेंड है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करे प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को और बदले में डिबेंचर दे, डिबेंचर वो इंटरेस्ट बेरिंग हो सकता है, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग भी हो सकता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो भी जो है डिविडेंड कहलाएगा। गवर्नमेंट कहेगी इस पर टैक्स काटो 15%, ठीक है। और फिर लिक्विडेशन हो रही है और कंपनी प्रॉफिट में से जो पे कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। उसके बाद कंपनी की क्या हो रही है, जो है रिडक्शन कर रही है कैपिटल में, तो वो भी प्रॉफिट में से जो है अमाउंट डिडक्ट करेगी, तो उसको भी हम डिविडेंड कहेंगे। फिर जनाब ई पॉइंट में है, अगर कंपनी उसके बिहाफ पे कोई पेमेंट करती है प्राइवेट कंपनी, और या फिर क्या करती है उसको कोई एडवांस या लोन देती है, तो भी उसको डिविडेंड समझा जाएगा और उसका टैक्स काटा जाएगा, डिविडेंड। फिर क्या है, कोई इधर की कंपनी है और अपने हेड ऑफिस को पैसे भेजती है प्रॉफिट में से, तो उसको भी डिविडेंड कंसीडर किया जाएगा। लेकिन हाउएवर द फॉलोइंग पेमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डिविडेंड, ठीक है। कौन से वाली, नंबर 1, अगर कोई जनाब डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, फॉर द शेयर अगेंस्ट कैश के अगेंस्ट शेयर इशू किए थे, ठीक है, वेदर द शेयर होल्डर हैज नो राइट द सरप्लस एसेट्स ऑन लिक्विडेशन। भाई अगर उसने, इसका बस इतना समझ लें कि अगर किसी शेयर होल्डर ने जो है अपने रिडक्शन ऑफ कैपिटल और उसने शेयर पैसे के अगेंस्ट खरीदे थे 5000, तो ये 5000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, डिविडेंड। हाँ, जो एक्स्ट्रा इस पे जो है एक्स्ट्रा पैसे पे अगर उसका कोई हक है तो फिर उसको लगेगा। तो भाई अपने लिक्विडेशन या रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है, हाउएवर द फॉलोइंग पेमेंट शैल नॉट बी कंसीडर, अगर जो है उसको कोई सरप्लस एसेट, उसको पैसे देने के बाद भी कोई पैसे बच जाते हैं तो उस पे उसका कोई हक नहीं है, तो इस सूरत में वो जो है डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। यानी अगर शेयर्स के अगेंस्ट पैसे, मैंने ऊपर बता दिया, जो उसके पैसे ऑलरेडी दिए हों उसके अगेंस्ट कोई पैसे आ रहे हैं तो वो डिविडेंड नहीं है। उसके बाद क्या है, कंपनी अगर जो है एनी एडवांस और लोन बाय द कंपनी इन्वॉल्व इन लेंगे, अगर कोई बैंक अगर लोन दे रहा है तो उसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसका तो काम ही, ठीक है, डिविडेंड देना हो, लोन देना होता है। एनी डिविडेंड पेड बाय द कंपनी विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट प्रीवियसली पेड बाय इट एंड ट्रीटेड, किसी ने लोन लिया, आपने उसको डिविडेंड कर दिया, अब उसको आपने डिविडेंड देना था और कहा जनाब हमने जो आपको वो लोन दिया हुआ था ना, वो बस वो डिविडेंड कंसीडर हो गया, तो अब दोबारा से तो उसको डिविडेंड ना कंसीडर करें। एक दफा लोन दिया, उसको डिविडेंड कंसीडर कर दिया, अब दोबारा उसको डिविडेंड देने लगे हैं तो हम कहते हैं भाई जो आपने जो हमसे लोन लिया था ना उसके बदले में ये कर लो, तो भाई आप दोबारा से टैक्स ना काटें, एक दफा तो उसको काट चुके हैं, तो भी नहीं होगा। रेमिटेंस,
आफ्टर प्रॉफिट, ये जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाली कंपनी है, चाहे फॉरेन कंपनी हो, इनका भी टैक्स नहीं काटता। तो आपने ये नीचे वाले कुछ एग्जांपल करनी है, आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हमने डिडक्टिबल अलाउंस पढ़ लिया। असेसमेंट हमें पता है कि प्रोविजनल असेसमेंट होती है, एमेंडेड असेसमेंट होती है। असेसमेंट ये है जिस साल में कोई जो है कह रही हैं कि असेसमेंट एज डिफाइंड इन रिपील्ड ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पहले कोई होती होगी डेफिनेशन जो कि अब ख़त्म हो गई है। चैरिटेबल पर्पस हमें पता है, कोई भी पुअर एजुकेशन या एडवांसमेंट ऑफ जो है एनी अदर प्रोजेक्ट के लिए किया जाए तो वो चैरिटेबल पर्पस कहता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, या ये भी हमने किसी हद तक पढ़ा है, रीड प्रिंटेबल मीडिया वगैरह पे सॉफ्टवेयर वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। इनकम का हमें पता है, इनकम ईयर का हमें पता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया। प्रिंसिपल ऑफिसर जो है, अब बेसिकली नोटिस देने के लिए कोई बंदा जिसको नोटिस दिया जा सके, जिससे बातचीत की जा सके, तो विद रेफरेंस टू अ कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है? डायरेक्टर जो मालिक हो गया, मैनेजर, ठीक है, सेक्रेटरी जिसको सेक्रेटरी कहते हैं हम, एजेंट, अकाउंटेंट या इस तरह की पोजीशन का बंदा, वो प्रिंसिपल ऑफिसर है। या कमिश्नर किसी को कह दे, कोई एजेंट था, कोई एम्प्लॉय था कि भाई तू प्रिंसिपल ऑफिसर है, तो वो भी प्रिंसिपल ऑफिसर बन जाएगा। एनी पर्सन connected with the management or administration of the company or AOP on whom कमिश्नर है सर्व द नोटिस, उसको नोटिस दिया और उसे कह दिया कि भाईजान तुम प्रिंसिपल ऑफिसर हो। तो बेसिकली असल में नोटिस जो है वो किसको दिया जाता है? प्रिंसिपल ऑफिसर को दिया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर क्या है? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट, ये सारे प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। और अगर कमिश्नर ने किसी को नोटिस सर्व करने के लिए कह दिया कि भाई तुम प्रिंसिपल ऑफिसर, तो प्रिंसिपल ऑफिसर हुआ। टैक्स पेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली हुई है। बोर्ड मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज बेसिकली जितनी भी ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर वगैरह हैं, ठीक है, ये सारे आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आते हैं। तो इनके लिए काफ़ी सारी छूट हैं, तो इनके लिए भी उन्होंने डेफिनेशन बना दी कि आते कौन से। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू द इनबाउंड। इनबाउंड होती है जो कस्टमर इनिशिएट करे, और आउटबाउंड होती हैं कॉल सेंटर के ज़रिए कोई हम जो है उन तक पहुँचे, कॉल करके उनको कहें आपको चीज़ ज़रूरत है। तो इनबाउंड कस्टमर आके कहे कि मुझे ये सर्विस चाहिए, और जनाब आउटबाउंड जो होती है वो कॉल सेंटर वगैरह जो है खुद कॉल करके उनको कहें कि आपको ये सर्विस ज़रूरत है। तो दोनों कॉल सेंटर की सर्विसेज क्या कहलाती है? आईटी इनेबल्ड सर्विस। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज हैं, वो भी है, रटा लगा लें। आईटी इनेबल्ड सर्विस है। रिमोट मॉनिटरिंग, यहाँ से बैठ के पूरे जिस तरह से ये कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो ये भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं। ग्राफिक डिज़ाइन इनेबल्ड सर्विस है। अकाउंटिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स एचआर सर्विसेज। आप अभी आगे और जाएंगे तो अगर आपको किसी ने हायर कर रहा है तो एचआर मैनेजर आपको कॉल करेगा। इस तरह की सर्विसेज आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है। टेली मेडिसन जो है सेंटर है ऑनलाइन, ये जिस तरह से ओला डॉक या मरहम वगैरह वाले, ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं। डेटा एंट्री ऑपरेशंस हैं, जो ये मतलब किसी का भी डाटा सॉफ्टवेयर वगैरह में एंटर करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन अक्सर होता है, आप कोई अपना डाटा डालें तो वो आपको एज आप अपनी बताएं और अपना वेट बताएं, तो वो आपको अपना बीएमआई दे देते हैं, आपका वेट इतना होना चाहिए, आपका इतना। और इसी तरह से हमने आईरिस में देखा, अपनी इनकम एंटर करें तो वो आपको टैक्स निकाल देते हैं। तो ये ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। डेटा स्टोरेज सर्विसेज क्या है? किसी जगह पे मेरी हार्ड डिस्क पड़ी होगी और मैं यहाँ से, जैसे आपने देखा गूगल ड्राइव समझ लें कि ऑनलाइन आपका डाटा स्टोर होता रहता है। तो इस तरह के लोकली प्रोड्यूस्ड टेलीविज़न प्रोग्राम आईटी इनेबल सर्विस में। और इंश्योरेंस के क्लेम की प्रोसेसिंग कुछ लोग करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे 10 लाख के इंश्योरेंस का क्लेम है मेरा, तो दरमियान में एक बंदा इन्वॉल्व होता है जो आके चेक करेगा वाकई इसका इतना नुकसान हुआ है। तो इस तरह की सारी सर्विसेज क्या है? आईटी इनेबल सर्विसेज है। आईरिस का आपको पता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये है रेजिडेंट, एक कंपनी है वो रेजिडेंट नहीं है
तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम ट्रेड की जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी है या एओपी है और वो रेजिडेंट है तो फिर उसकी पाकिस्तान सोर्स भी और बाहर वाले सोर्स की भी इनकम भी ट्रेड की जाएगी। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी कंपनी को यहाँ पे नहीं है, उसका यहाँ पे कोई ऑफिस है, कोई फोकल पर्सन है, यहाँ पे कोई कहीं पे उनका कोई कंस्ट्रक्शन कोई कारोबार चल रहा है, यहाँ पे कोई ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, तो फिर हम कहेंगे ठीक है भाई वो कंपनी यूके की है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इसी वजह से हम उसको क्या कहेंगे, रेजिडेंट कंपनी कहेंगे। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यानी उनका कोई ना कोई यहाँ पे थड़ा मौजूद है, कोई ना कोई अड्डा मौजूद है। ले जी हम पढ़ते हैं। तो फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के इन रिलेशन टू पर्सन, पर्सन मतलब आपको पता है तीनों होते हैं, मींस प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ पर्सन होली या पार्टली कैरीड आउट। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जिससे वो बिजनेस करें तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। सबसे पहले प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, प्रेमिसेस, ठीक है, फॉर सोलिसिटिंग ऑर्डर, ऑर्डर लेने के लिए कोई जगह है, वेयर हाउस है, अच्छा परमानेंट सेल्स एग्जीबिशन है, मतलब जैसे ये शोरूम वगैरह होते हैं वो है, कुछ सेल आउटलेट है जहाँ, अच्छा ये सारे क्या हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन उसमें से उसने निकाल दिया है लेजॉन ऑफिस, ऐसा ऑफिस जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। अगर इस तरह का है तो फिर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। लेकिन वो लेजॉन ऑफिस अगर कंट्रैक्ट करता है, मैं उसको फिर येलो में लिखने लगा, हाउएवर इफ द लेजॉन ऑफिस इज इंगेज इन निगोशिएशन ऑफ कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट करता है किसी कंपनी के बिहाफ पे, देन इट इज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, हाँ कोई सिर्फ परचेज के कंट्रैक्ट करे तो वो इससे निकाल देंगे। ठीक है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कोई ऑफिस, ब्रांच, फैक्ट्री, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी प्रेमिसेस हो, परमानेंट एस्टेब्लिश है। सिर्फ लेजॉन ऑफिस इसमें से एक्सक्लूड है। लेकिन लेजॉन ऑफिस अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अपनी कंपनी के बिहाफ पे, तो फिर हम कहेंगे उस कंपनी की यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। लेकिन सिर्फ परचेज के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर उसकी कोई बात नहीं है। परचेज का कॉन्ट्रैक्ट मुराद कोई चीज़ खरीद लेना, तो उसकी खैर है। ओके, दूसरे नंबर पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आती है अ माइन, अगर कोई कान होती है, हाँ ऑयल और गैस वेल है, अच्छा कोई इस तरह की कोई और चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के कोई ख़जाने हैं, तो ऐसा समझेंगे एक कंपनी मौजूद नहीं है लेकिन उनके खेवड़ा में माइन उन्होंने ली हुई है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एंड एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर का आपको पता है, पेस्टोरल, यहाँ पे जानवर वगैरह रखे हैं, या फॉरेस्ट्री या जंगलात वगैरह की कोई प्रॉपर्टी है, तो हम कहेंगे भाई वो खुद तो मौजूद नहीं है लेकिन उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मौजूद है। वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस इन पाकिस्तान, जिस ऑनलाइन कोई बिजनेस है पाकिस्तान में, उनका कोई ऑफिस हो या ना हो, इंक्लूडिंग एनी बिजनेस वेयर ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विद और विदाउट हैविंग एनी फिजिकल प्रेजेंस। जैसे सेंट यू एक परफ्यूम का वो है, उनका कोई फिजिकल स्टोर नहीं है लेकिन वो वर्चुअल बिजनेस कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो किसी बाहर की कंपनी का, यूके की, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, पाकिस्तान से ही डिलीवर करते हैं, तो हम यही समझेंगे भाईजान उनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, बिल्डिंग साइट, कोई ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कोई प्लाजा वगैरह बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट और सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो भाई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन शर्त ये है कि पिछले किस 12 महीने में से 90 दिन वो इसमें इंगेज रहें। यानी कोई बिल्डिंग साइट है, कोई कंस्ट्रक्शन है, असेंबली है, तो 12 महीने में से कम से कम 90 दिन वो वहाँ पे रहते हों, तो ऐसा समझा जाएगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि जनाब ये एक बिल्डिंग साइट और यहाँ पे वो तक 88 दिन रहते हैं पिछले 12 महीने में, तो हम कहेंगे ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, कोई सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द कंसल्टेंसी सर्विसेज, खुद करे, अपने एम्प्लॉइज से करे, किसी नौकर से करे, या किसी और कंपनी के थ्रू करे। यानी पाकिस्तान में एक कंपनी है, वो सर्विसेज देते हैं, ठीक है, और जो है देती यूके की कंपनी है, लेकिन उसने यहाँ पे एक कंपनी को आगे रखा हुआ है और वो उनके थ्रू सर्विसेज देते हैं। कोई एक बंदा रखा हुआ है
ठीक है, उनके थ्रू सर्विसेज देते हैं, तो हम कहेंगे भाईजान आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है यहाँ पे। ओके, अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान एज एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन, ठीक है, किसी भी बंदे का एजेंट यहाँ पे मौजूद है तो हम कहेंगे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। बस शर्तें ये हैं कि उसके पास अथॉरिटी हो कंट्रैक्ट करने की उस पर्सन की। पर्सन कौन से वाला? जो यूके में कंपनी बैठी हुई है या यूके में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे एजेंट क्या कर रहा है, कोई कंट्रैक्ट कर सके तो वो एजेंट यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा। नंबर 2, या फिर वो क्या करता है, कंट्रैक्ट को बनाने में प्रिंसिपल जो है वो रूल अप्लाई करता है और उसमें खास कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होती, ऊपर वाली कंपनी मान लेती है। अगर वो कंट्रैक्ट उस यूके वाली पर्सन के बारे में हो या फिर क्या हो, कोई जो है ऑनरशिप के ट्रांसफर का हो या फिर कोई सर्विस हो उस बंदे ने प्रोवाइड करनी हो, किसके थ्रू, यहाँ पे एजेंट के थ्रू कर रहा है, तो हम उस एजेंट को कहेंगे भाईजान आप क्या हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। बस एक चीज है जो उसने रह गया, अगर वो एजेंट इंडिपेंडेंट है, अदर देन एन इंडिपेंडेंट एजेंट एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। तो अगर एजेंट है, सर्विसेज दे रहा है, उस बंदे के नाम पे कंट्रैक्ट कर रहा है, ऑनरशिप जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह की ट्रांसफर कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है, तो हम कहेंगे भाईजान आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ठीक है। और ऑन द बिहाफ ऑफ इफ द एजेंट, दूसरी शर्त है, अगर वो एजेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा, हैज नो अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी तो नहीं है, ऊपर क्या है कि उसकी अथॉरिटी है, तो फिर ये 3 वाली शर्तें पूरी होनी चाहिए। और अगर उसकी अथॉरिटी नहीं है लेकिन वो फिर भी स्टॉक लेता है, ठीक है, डिलीवरी करता है उस बंदे के बिहाफ में, तो ठीक है तुम्हारी अथॉरिटी नहीं लेकिन काम तो वही वाले कर रहे हो जो 1 वाला कर रहा है। 1 वाला क्या है, उसके पास अथॉरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी सारे काम करता है, और 2 में अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या स्टॉक भी खरीदता है, डिलीवरी भी करता है, सारे सेल परचेज करता है, तो भाईजान हम कहेंगे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा एनी सब जो है सब्सटेंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल, बड़ी सी मशीनरी लगा दी है, ठीक है, और कोई एसेट लगा दिया है जिससे कोई इनकम वगैरह आ रही है, तो हम कहेंगे भाईजान आपकी तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, ठीक है। या फिर कोई ऐसी प्लेस ऑफ बिजनेस मौजूद है जिससे वो खुद या उसके एसोसिएट बिजनेस करते हैं और वो बिल्कुल परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जैसी लगती है, या बिजनेस ऐसे कर रहे हैं कि भाईजान वो तो जो है सारे वो फंक्शन कर रहे हैं जो एक आम बिजनेस करता है, वो खुद या उसके एसोसिएट, तो हम कहेंगे भाईजान ये प्लेस ऑफ बिजनेस जो है ये आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हम ऊपर जाते हैं, कौन कौन सी है। नंबर 1, कोई फैक्ट्री है, कोई गाड़ी है, कोई जगह है, कोई प्लेसेस है, कोई प्रेमिसेस है, ठीक है, तो ये सारी क्या कहलाएंगी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। फिर क्या है, कोई यहाँ पे माइन, कोई ऑयल या गैस का वेल है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर कोई एग्रीकल्चरल, कोई जो है पेस्टोरल, कोई फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। ये इस दफ़ा है अभी भी कि अगर वो पाकिस्तान में कोई वर्चुअल बिजनेस कर रहा है खुद या किसी के थ्रू तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। फिर उसके क्या, कोई ऐसी बिल्डिंग साइट है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई प्लाजा बना रहे हैं और उस प्लाजे पे वो पिछले 12 महीने में से 90 दिन या उससे ज़्यादा मौजूद रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई जानिए आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद जना अगर कोई सर्विस कर रहा है खुद या एम्प्लॉय के थ्रू या कोई पर्सनल के थ्रू या एंटिटी के थ्रू, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर कोई एजेंट है और उसके पास अच्छी खासी अथॉरिटी है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी के लिए ये 3 पॉइंट जरूरी है, अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी स्टॉक भी खरीदता है, सारे काम करता है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। फिर क्या है, उसने कोई ऐसा इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, तो जिससे वो बड़ी बड़ी सर्विसेज देता है, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। फिर जी पॉइंट आपको रट्टा लगाना होगा, कोई ऐसी जगह है वो खुद मेंटेन करता है या उसके एसोसिएट मेंटेन करते हैं और वो खुद या उसके एसोसिएट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हैं जैसे एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं, तो हम कहेंगे भाईजान ये आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का हमें पता चल गया। एसोसिएट की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है बड़ी डिटेल से, इसके बाद ये रिलेटिव था वो भी हमने पढ़ी हुई है, डिविडेंड भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है।
नहीं जी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हमने पढ़ा था, ठीक है। फीफा टेक्निकल सर्विसेज, फीफा टेक्निकल सर्विसेज मींस ये फीफा टेक्निकल सर्विसेज, और नीचे आखिरी हमारा पॉइंट है रॉयल्टी। तो हम दोनों को जो है मिला के इकट्ठे पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं जी, हम जो ये सितंबर 2004 में पूछा भी गया था, तो फीफा टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों के दरमियान फ़र्क भी हम जो है पढ़ लेंगे। फीफा टेक्निकल सर्विसेज, फीफा टेक्निकल सर्विसेज आपको टेक्निकल सर्विसेज दे रही हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं। बस ये कि जो है कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना हो और कोई सैलरी वगैरह अगर ले रहे हैं तो फीफा टेक्निकल सर्विसेज नहीं होगी, बल्कि वो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी ना। इनके अलावा आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगी जनाब, जो है फीफा टेक्निकल। फीफा टेक्निकल सर्विसेज मींस अमाउंट रिसीव्ड वेदर पीरियोडिकल, कभी कभार, या लमसम सालाना, इकट्ठे एक ही दफ़ा, पीरियोडिकल मंथली, फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजेरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसमें शामिल है इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल बट डज नॉट इंक्लूड। अब किसी तरह की कोई टेक्निकल, कोई मैनेजेरियल, कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं तो आप क्या ले रहे हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। लेकिन इसमें शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, अमाउंट रिसीव्ड सर्विसेज रेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन असेंबली लाइक और लाइक प्रोजेक्ट। अब कंस्ट्रक्शन का कोई कर रहे हैं तो उसके बदले में पैसे लेते हैं तो वो फीफा टेक्निकल सर्विसेज में फॉल नहीं करेगा। या रिसीव्ड विच इज चार्जेबल अंडर द हेड, कौन से वाला, सैलरी। आप कोई पैसे जो है आप अगर सैलरी ले रहे हैं तो वो फीफा टेक्निकल सर्विसेज नहीं है। तो आप मैनेजेरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो फीफा टेक्निकल सर्विसेज है। बस अगर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बदले में पैसे ले रहे हैं तो फीफा टेक्निकल सर्विसेज नहीं है। जो है कोई पैसे ले रहे हैं और वो सैलरी के हेड में चली जाती है तो वो फीफा टेक्निकल सर्विसेज नहीं है। प्राइवेट कंपनी हमने पहले पढ़ लिया था, पब्लिक कंपनी हमने पढ़ लिया था, स्मॉल कंपनी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और स्मॉल कंपनी के जो क्वेश्चन है ऊपर एक डिविडेंड के हैं, फिर आपके जो एसोसिएट के हैं, और ये वाले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने ज़रूर करनी है, और अगर समझ ना आए तो फिर मैं हाजिर हूँ, ठीक है। अब जनाब आखिरी हमारा आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है फीफा टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी में फ़र्क है। रॉयल्टी होता है कोई चीज़ यूज़ करने के पैसे देना, और फीफा टेक्निकल सर्विसेज है कोई सर्विस देना। मतलब अगर मैं जाता हूँ पेप्सी को और उन्हें कहता हूँ कि जनाब आपको मैनेजरियल सर्विस चाहिए, मेरी फर्म आपको दे सकती है, ठीक है, आपको कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए टैक्स की, तो ये फीफा टेक्निकल सर्विसेज है। लेकिन अगर मैं उन्हें कोई सॉफ्टवेयर दे दूं, ठीक है, और उसके बदले में उनसे पैसे लेता रहूं तो मैं रॉयल्टी ले रहा हूँ। इसी तरह से अगर पीटीवी जो है वो किसी क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी ने, ठीक है, और वो पीटीवी वाले चला रहे हैं और उसके बदले में उसको पैसे देते हैं तो ये रॉयल्टी है, ठीक है। लेकिन बीबीसी वाले पीटीवी में आते हैं और यहाँ पे आके उनको कोई सर्विस देते हैं तो वो फीफा टेक्निकल सर्विसेज है। चले हम जरा देख लेते हैं रॉयल्टी क्या होती है। हमारा आखिरी टॉपिक है इसका डेफिनेशन का, और हमारी डेफिनेशन हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएंगी। रॉयल्टी मींस एनी अमाउंट पेड और पेएबल, ठीक है, जो है डिस्क्राइब और कंप्यूटेड, जैसे भी हो, वेदर पीरियडिकल और लमसम, ये ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं एक ही दफ़ा। एज द कंसिडरेशन, हमने पैसे लिए बदले में, द यूज आर राइट टू यूज एनी, पेटेंट यूज करें उसके बदले में पैसे लें, रॉयल्टी है। कोई किसी की इन्वेंशन यूज करें वो भी रॉयल्टी है। किसी का डिज़ाइन या मॉडल यूज करें उसके बदले में पैसे जो है वो दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है, तो जो है वो रॉयल्टी है, ठीक है। सीक्रेट फार्मूला जो है आप किसी का यूज कर रहे हैं और उसको पैसे दे रहे हैं तो उसके लिए वो रॉयल्टी है। ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेप्सी का लोगो को यूज़ कर रहे हैं, या इसी तरह का कोई प्रॉपर्टी या राइट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं तो आपके लिए रॉयल्टी है। अगर दे रहे हैं तो जो बंदा ले रहा है उसके लिए रॉयल्टी है। द यूज राइट टू यूज एनी कॉपी राइट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, कोई भी आपने काम किया कोई और बंदा यूज़ कर रहा है आप उससे पैसे लें। रॉयल्टी इंक्लूडिंग फिल्म और वीडियो टेप for the use in connection with television or tape in connection with radio broadcasting। BBC रेडियो का कोई प्रोग्राम चलाया, आपने रिकॉर्ड किया हुआ और उसके बदले में उनको पैसे दिए तो जो है वो रॉयल्टी है। और इसी तरह से पीटीवी जो है वो क्या करती है, ESPN क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री चलाती है तो वो भी क्या है,
उसके बदले में पैसे देगी तो रॉयल्टी है। लेकिन इसमें सिनेमा वाली पिक्चर शामिल नहीं है। बट शैल नॉट इंक्लूड द कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ऑफ, जो है सिनेमा वाली फिल्म, यानी कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई लिटरेरी वर्क है, ये यूज करने के आप किसी से पैसे लें तो आपके लिए वो रॉयल्टी है। लेकिन सिनेमा की फिल्मों को उसमें से इसको निकाल दिया, अगर वो फिर बिजनेस या उधर वो चला जाता है। खैर, रिसीट्स आर राइट टू रिसीव्ड एनी विजुअल इमेज साउंड आर बोथ ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट, ये ऑनलाइन जो मैच होते हैं, केबल, ऑप्टिक फाइबर और सिमिलर टेक्नोलॉजी इन कनेक्शन विद द टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। दोनों में फर्क समझिएगा। पहले वाला है आपने कोई रिकॉर्ड किया हुआ, वो उन्होंने चलाया, उसके पैसे आ रहे हैं तो आपके लिए रॉयल्टी है, ठीक है। दूसरे वाले में भाई आप ऑनलाइन लाइव क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं, तो दिखाने वाले आपसे जो पैसे ले रहे हैं, पीटीवी ने वर्ल्ड कप का मैच चलाया तो उसके वो विजुअल इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इस सूरत में आप जो पैसे जो है ले रहे हैं तो वो क्या है, रॉयल्टी है। ओके। सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस और स्किल, किसी को आपने जो है कोई नॉलेज दिया, ठीक है, एक होता है जाके काम कराना, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आपने नॉलेज दिया और वो नॉलेज को यूज करके काम खुद कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आपने पैसे लेने हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो जनाब रॉयल्टी कहलाएगा। ये डिफरेंस लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द यूज आर राइट टू यूज इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट, आपकी मशीनरी है, कोई आता है कहता है मुझे ये टायर बनाने वाली मशीनरी है, मैंने भी टायर बनाने हैं, तो आप कहते हैं यूज कर लो, और आप उसके बदले में क्या लेते हैं, को पैसे लेते हैं, तो ये भी रॉयल्टी है। Supply of any assistant that is ancillary or substitute property to write and mention A to E and is furnished as a means of enabling the enjoyment of property of right। वैसे जाके कोई जनाब पेप्सी का फार्मूला दिया और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं तो रॉयल्टी है, लेकिन वो उनको फार्मूला यूज करना ही नहीं आ रहा था, एक बंदा गया और फार्मूला यूज करने का बताया, ऐसे ऐसे करो, तो भी रॉयल्टी है। लेकिन अगर इसको अलहदा से पैसे ले तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, ठीक है। अलहदा से पैसे ले सर्विस के तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, लेकिन अगर फार्मूला दिया, फार्मूले के अगेंस्ट पैसे लेगा तो वो रॉयल्टी है। उस फार्मूला उनको यूज ही नहीं करना आ रहा था तो एक बंदा साथ में भेजा जो उनको वो फार्मूला यूज करने का तरीका बता रहा है, तो भी ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। आखिरी बात, डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, जो ऊपर वाली जो फिल्में हैं, जो ऊपर वाली फिल्में से मुराद जो डॉक्यूमेंट्री है, तो आपके पास जो राइट्स थे आपने राइट्स आगे बेच दिए, पीटीवी के पास थे, पीटी वालों ने कहा मैम इस दफ़ा मैच नहीं दिखाते, बल्कि इस दफ़ा कौन दिखाए, इस दफ़ा जियो सुपर दिखाएगा, तो ये भी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। आपने आगे पैसे दिए फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, आपने बेच दिए तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। चलिए ये ज़रा पढ़िएगा, इनमें कुछ टेक्निकल थी, कुछ सीधी सीधी थी, तो हमारा डेफिनेशन का ये काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ, तो बस इसको जो है ख़ास तौर पर ये जो है बस आपने एक दफ़ा पढ़ना है और उधर से निशान लगा लेना, कोशिश करें उर्दू में लिख लें, एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको वैसे याद हो जाए।